नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जब चुनाव नज़दीक आता है तब कोई भी पार्टी जनता की हमदर्द बन जाती है। ओबीसी, एससी, एसटी की हमदर्द बन जाती है, यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों की भी हमदर्द बन जाती है। लेकिन जब सत्ता जीत लेती है तो उसके बाद मुसलमानों के साथ क्या रुख अपनाया जाता है, कैसा व्यवहार किया जाता है और किस तरह से उन्हें देशद्रोही साबित किया जाता है और उन्हें नरसंहार करने की बात कही जाती है। लेकिन आज की सियासत जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाती है और उन हथकंडों का उपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है, अब उनके मकसद को भी जनता समझने लगी है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल, चरित्र और चेहरे को अच्छी तरह से ओबीसी समझते हैं। ओबीसी को पटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी बन जाते हैं और जनता के बीच, ओबीसी के बीच यह अफवाह फैलाते हैं कि वो भी ओबीसी हैं, और जबकि वो ओबीसी नहीं है बल्कि ऊंची जाति के बनिया हैं। लेकिन जब 2002 में गुजरात में वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने को बनिया से ओबीसी बना लिया और पिछड़ी जातियों की सूची में अपना नाम शामिल कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि शाह का नाम भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज़ को चुनावी नज़रिए से देखते हैं, चाहे वो जाति का मसला हो, खुद उस जाति के बन जाते हैं, या जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के नागरिक और उस क्षेत्र के लोगों के खैरम ख्वाह बन जाते हैं। और जब बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि बांग्लादेश की लड़ाई में, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी और वो जेल गए थे। फैक्ट चेक किया गया, सरासर झूठ था। इस तरह से पता नहीं कितने झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन बोलते रहते हैं और उनका खुलासा होता रहता है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। हमने जैसा कि शुरू में ही कहा कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोक लुभावन नारे और मतदाताओं के सबसे नज़दीकी हमदर्द बन जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी तरह से ओबीसी को भी पटाने के लिए अब 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना ला रहे हैं। विश्वकर्मा योजना में क्या होगा कि ओबीसी के लोगों को, ओबीसी सारे ओबीसी नहीं बल्कि जो अति पिछड़े ओबीसी हैं, जैसे नाई हुए, कहार हुए, लुहार हुए, जुलाहा हुए, इन सब को साधने के लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और वो भी 5% इंटरेस्ट पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ओबीसी की जनसंख्या के खिलाफ हैं, ओबीसी की जनसंख्या जनगणना नहीं करना चाहते हैं, न प्रधानमंत्री करना चाहते हैं, न आरएसएस चाहता है और न कोई हिंदू संगठन चाहता है। और बगैर जनगणना हुए ओबीसी की जनसंख्या का पता भी नहीं लगाया जा सकता है। 1931 में जो जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी उसके अनुसार 54% ओबीसी हैं और 54% बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रधानमंत्री के निर्माण के लिए, प्रधानमंत्री और तमाम मुख्यमंत्रियों के चुनाव में उन्हें जिताने के लिए, तमाम पार्टियां सरकार बनाने के लिए। 54% मतदान हम समझते हैं कि एक पक्ष में, एक पार्टी के पक्ष में चला जाए तो उसकी सरकार भारी बहुमत से बन सकती है। ओबीसी सरकार बनाती है, ओबीसी राजा बनाने का काम करती है, लेकिन ओबीसी खुद राजा बनने की बात नहीं सोचती है। क्यों?
क्योंकि उसमें पिछड़ापन है, अशिक्षा है, कंगाली है, जहालत है। अधिकांश ओबीसी बीपीएल में हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन्हें पेट भरने और मौलिक ज़रूरतें पूरी करने से टाइम ही नहीं मिलता है कि वो राजनीति के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में सोचें। और पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया हो, एनडीए हो, बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो, और कोई गठबंधन हो, सब के सब चुनाव आने पर ओबीसी के नज़दीकी हो जाते हैं, रिश्तेदार से भी बढ़कर के हो जाते हैं। और जिस तरह से लोक लुभावन बातें करते हैं वो आजकल देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना के बारे में घोषणा कर चुके हैं, लाल किला से कर चुके हैं। और लाल किला पर उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगली बार हम फिर से झंडा फहराने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। इधर राहुल गांधी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने भी कर्नाटक में कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। तो ओबीसी की हिस्सेदारी 54% है, तो भागीदारी भी 54% होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी कांग्रेस में ओबीसी को 54% टिकट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो सब सवर्णवादी हैं। कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मणवादी भी है, सवर्णवादी भी है। अगर कांग्रेस के अंदर समाजवाद की भावना होती तो शायद आज जनगणना कराने की बात ओबीसी की नहीं आती। जनगणना बहुत पहले हो गई होती, इंदिरा गांधी के समय में ही हो गई होती, और ओबीसी आज राष्ट्र की मुख्य धारा में होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब सत्ता हथियाने की बात हो रही है, आज जब कांग्रेस मृतप्राय हो गई है और उठ करके खड़ी हुई है तमाम प्रयासों से, भारत जोड़ो यात्रा से और तमाम प्रयासों से उठ करके खड़ी हो रही है और उसमें जान फूंकी जा रही है, तो अब उन्हें ओबीसी की याद आ रही है। तो जो ओबीसी की याद आ रही है और जो सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं, अगर इंडिया की सरकार बनती है तो क्या ओबीसी की जनगणना तुरंत कराई जाएगी? क्या ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी? क्या ओबीसी को 54% आरक्षण दिया जाएगा? अभी 27% मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज जब से हुआ है 2014 से, अगर उठा करके देख लीजिए तो 27% भी आरक्षण नहीं मिल पाया है। न लोक सेवा आयोग में, जहां पर कि तमाम नियुक्तियां होती हैं अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट की, न संघ लोक सेवा आयोग में, न राज्य लोक सेवा आयोग में, न कर्मचारी चयन आयोग में, कहीं पर भी 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। कोई न कोई बहाना लगा करके, टाल मटोल करके, क्रीमी लेयर करके या कुछ भी करके उन्हें उनके अधिकार से महरूम किया गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी जो आज दंभ भर रही है कि ओबीसी को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिलाया जाएगा, इनका जब रायपुर में सम्मेलन हुआ था तो उसमें सबसे पहले ओबीसी को पटाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा। और आज फिर जब चुनाव नज़दीक आया है तो फिर से निजी क्षेत्र की बात कही जा रही। पहले सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध करा दीजिए। जितनी संख्या है ओबीसी की 54% संख्या है 1931 के आंकड़ों के अनुसार, 1931 की जनगणना के अनुसार। आज अगर ओबीसी की जनगणना कराई जाए तो ये जाकर के 55 से 60 के बीच में किसी भी डिजिट पर बैठ सकती है। वो 56 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 58% भी हो सकता है, 59% भी हो सकता है। तो अगर ओबीसी की जनगणना कराने पर 60% ओबीसी की जनगणना होती है और पता चलता है कि ओबीसी 60% है, तो क्या 60% आरक्षण देंगे राहुल गांधी? कतई नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी भी सवर्णवाद से ग्रसित है। उनकी पार्टी में भी ब्राह्मणों की बहुतायत है।
उनकी पार्टी में भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस की मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जो कि आज तक आरक्षण के मुद्दे पर खुल करके सामने नहीं आए। ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, यहाँ तक कि जब मंडल आयोग लागू किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, तो उस समय कांग्रेस मंडल आयोग के खिलाफ थी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1980 में लागू किया था, जबकि यह कई दशक पहले बन करके तैयार हो गया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी और कभी भी मंडल आयोग को लागू करने की जहमत नहीं उठाई गई। तो जिस तरह से सागर में चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस प्रमुख या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि निजी क्षेत्र में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाएगा और ओबीसी की जनगणना कराई जाएगी और ओबीसी को उसका हक दिया जाएगा, तो अगर उनके बात में दम है तो राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को रखें और अपने घोषणा पत्र में भी, अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को रखें कि जनगणना कराई जाएगी ओबीसी की और जितनी उनकी संख्या होगी उसके आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी प्रशासन में, शासन में, हर क्षेत्र में, और निजी क्षेत्र में भी बहाली कराई जाएगी ओबीसी के बेरोजगारों की। लेकिन कहने में तो आसान है, करने में बहुत मुश्किल होगा। सत्ता जब हाथ में आ जाएगी, सत्ता के मद में चूर हो जाएंगे। मोदी जैसा अहंकार, मोदी जैसा गुरूर इंडिया में भी हो जाएगा। तो उस समय जब अहंकार हो जाता है तो अपने के आगे किसी को कोई नहीं देखता है, वो चाहे मोदी हो, वो चाहे राहुल गांधी हो, वो चाहे इंदिरा गांधी हो, वो चाहे राजीव गांधी हो। सत्ता में आने के बाद हर एक अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, और वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो चाहे समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव हो, उनके पहले मुलायम सिंह यादव रहे हों, सब के सब सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और जो वादे किए होते हैं जनता के बीच में चुनाव के समय उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं या भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने जो सब्जबाग दिखाया है पसमानदा मुसलमानों को और उन्हें साधने की कोशिश की गई है। पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं? जो अति पिछड़े होते हैं, जुलाहे हुए, नाई का काम करने वाले सलमानी मुसलमान जो होते हैं वो हुए, बढ़ई का काम करने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, इस तरह से रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें उर्दू की परंपरा में पसमानदा कहा जाता है। जैसे ओबीसी में अति पिछड़ी जातियां होती हैं उसी तरह से मुसलमानों में पसमानदा होते हैं और इनकी संख्या अगड़े मुसलमानों से कहीं ज़्यादा होती है। इनकी संख्या लगभग 50% से 60% तक होती है। बाकी 40% में उच्च स्तर के या उच्च स्तरीय मुसलमान आते हैं जो पसमानदा नहीं होते हैं, जो अगड़े होते हैं। तो इन पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014, 2019 और अब 2023 में कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आज पसमानदा मुसलमान भी समझ गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया तो फिर से वही होगा, फिर से वही मॉब लिंचिंग हमारी ही होगी, फिर से उसी तरह से गायों की तस्करी करने का आरोप लगा करके काटा जाएगा, मारा जाएगा, नरसंहार करने की बात कही जाएगी और मुसलमानों को इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाने की बात कही जाएगी। तो मुसलमान भी समझ गए हैं, पसमानदा मुसलमान भी समझ गए हैं। हाँ, जो मुसलमान 5 किलो राशन के दायरे में आते हैं उसमें से कुछ ही वोट दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि 80 करोड़ जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे या जहालत निर्धनता की श्रेणी में किसने लाया? सत्ता ने लाया। और वही सत्ता आज 5 किलो राशन दे रही है ताकि वो जिंदा रह सकें और उनका वोट बैंक बन सके। वोट बैंक बने भी 2014 में भी, 2019 में भी। लेकिन अब
मैंने कई जगह मुसलमानों से बात किया, प्लम्बर से बात किया, राजगीर से बात किया और तमाम तरह के पेशे सलमानी मुसलमानों से, बाल काटने वाले, दाढ़ी बनाने वाले मुसलमानों से बात किया। सब के सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और इंडिया में उन्हें एक नई आस जगी है और वो चाहते हैं कि इंडिया को जिताया जाए 2024 के चुनाव में। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिशें कर रहे हैं, ओबीसी को पटाने की कोशिशें कर रहे हैं, एक तरफ ओबीसी की जनगणना भी नहीं कराना चाहते, उनको उनका वाजिब अधिकार भी नहीं देना चाहते आरएसएस के दबाव में, और दूसरी तरफ उनका वोट भी चाहिए। वोट पाने के लिए सब्जबाग दिखाएंगे कि कितना लोन दिया जाएगा, 1 लाख लोन दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा, 5% इंटरेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अब इन सब्जबाग में अति पिछड़ी जातियां भी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जब बन जाती है तो कभी CAA NRC ला करके इन्हीं ओबीसी जातियों, अति पिछड़ी जातियों से नागरिकता और पहचान पत्र की मांग करती है। नागरिकता साबित करने के लिए पहचान पत्र दीजिए, पहचान पत्र नहीं दीजिएगा तो डिटेंशन कैंप में जाइएगा और वहाँ क्या हालत होगी, मौत भी हो सकती है, और नहीं तो नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी तो आप इस देश के नागरिक नहीं रहेंगे, फिर आपको यह देश छोड़ना पड़ेगा। किसी भी देश में जाइए, नेपाल में जाइए, बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए, किसी विकसित देश में जाइए, लेकिन भारत को छोड़ दीजिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी इस देश से दलित जातियों, पिछड़ी जातियों को बहिष्कृत करने और उनकी नागरिकता ख़त्म करने की बात करती है और ऐसी मानसिकता बनाती है कि दलितों और पिछड़ों में जब चेतना आ जाएगी तो इनका ब्राह्मणवादी सत्ता, इनकी मनवादी सत्ता भरभरा करके गिर जाएगी। इसीलिए ये दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी को, SC ST को, अल्पसंख्यकों को CAA NRC ला करके देश से निकालना चाहते हैं, डिटेंशन कैंप में डालना चाहते हैं, या इनकी नागरिकता ख़त्म करना चाहते हैं कि ये वोट दे ही नहीं सके कभी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को आज ओबीसी भी समझ गया है, SC ST के लोग भी समझ गए हैं और अल्पसंख्यक भी समझ गए हैं। अल्पसंख्यक जितना भुक्तभोगी हैं, अभी हरियाणा में जो कुछ हुआ, सारे के सारे अधिकांश मुसलमान मारे गए। अधिकांश क्या 100% मुसलमानों के घर को जमींदोज कर दिया गया बुलडोजर से, और वे बेचारे घर छोड़ करके भाग गए हैं, उनके घरों में आग लगा दी गई। और जो स्थिति हरियाणा में हुई है, जो स्थिति मणिपुर में हुई है, वही स्थिति दूसरी जगह उत्पन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS पुरजोर कोशिशें कर रहा है। और इसी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के बल पर वह 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी इस देश में 54% हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। न तो मीडिया मानने को तैयार है, न सरकार मानने को तैयार है। 40% कोई बताता है, कोई 31%, कोई 35%, कोई 45%, कोई 50% से ज़्यादा कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि 1931 की जनगणना चीख चीख के कह रही है कि 54% आबादी है 1931 में थी ओबीसी की, और उसी 54 के आधार पर उसका आधा कर दिया तो 27% आरक्षण दिया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंडल आयोग लागू करने के बाद 27% आरक्षण एक बड़ा सबूत है कि 54% आबादी है, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। आरएसएस के दबाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी तक पिछड़ी जातियों के वोट तमाम सब्जबाग दिखा करके जीतती रही है, पाती रही है, वोट बैंक को साधती रही है, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी। अब जागरूकता आ गई है ओबीसी समाज में भी, अति पिछड़ी जातियों में भी, पसमानदा मुसलमानों में भी, और इस देश की 85% जनता में भी, जो अपने को बहुजन कहते हैं। तो जब जागरूकता आ गई है तो अब आरएसएस की ब्राह्मणवादी सरकार नहीं बन सकती है, और आरएसएस की जो
का जो मूल मंतव्य है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान को नष्ट करना, लोकतंत्र को नष्ट करना, उसके लिए कोशिशें शुरू हो गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी शंकराचार्य के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग की गई और ऐरे गैरे नत्थु खैरे जितने भी इनके कथावाचक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हुए बागेश्वर धाम के, और तमाम शास्त्री और मठाधीश जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जगह जगह घूम करके, और इनकी हिंदू युवा वाहिनी कसमें खा रही है, शपथ खा रही है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कत्लेआम करेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे। इनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही, इनकी किसी की धरपकड़ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मूक सहमति मिली हुई है, या क्या पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने इन्हें उकसाया हो ऐसा करने के लिए। तो जिस तरह से भारत में राजनीति हो रही है, ओबीसी एससी एसटी के लोग जागरूक हो गए हैं। अगर सिर्फ ओबीसी की बात करें तो महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या 32% है, उत्तर प्रदेश में 54% है, बिहार में 61% है, कर्नाटक में 62% है, तमिलनाडु में 71% है, केरल में 69% है, आंध्रा में 52% है, तेलंगाना में 48% है। और इसमें अगर राजस्थान को भी जोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया जाए, तो इन सभी राज्यों की कुल सीटें मिला करके 264 सीटें होती हैं। और 264 सीट मतलब कि 8 सीट बाकी रह गया जादुई आंकड़े को छूने में। 272 सीट पर सरकार बनती है किसी भी पार्टी की, जो 272 का आंकड़ा छू लिया, केंद्र में उसका परचम लहराता है और उसके नाम प्रधानमंत्री का सिंहासन हो जाता है। और 264 कुछ ही राज्यों में ओबीसी की जनसंख्या इतनी है कि 264 सीटें, हम सारे राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 8-10 राज्यों की बात कर रहे हैं। 8-10 राज्यों के लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और इस बात का आभास बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है, इंडिया को भी है। इसीलिए ओबीसी वोट बैंक को पटाने के लिए राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और पिछड़ों के मसीहा के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से आरएसएस की टीम को छोड़ करके देश भर के गांव में पिछड़ी जातियों को गुमराह करने और हिंदुत्व का नशा उनके दिलो दिमाग में भरने का काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि 24 जनवरी को रामलला का मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा और उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद पूरे देश में रामचरितमानस का गुटखा बांटा जाएगा, प्रसाद बांटा जाएगा, कलवा बांटा जाएगा और चुनावी पंपलेट बांटा जाएगा। तो हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना करके फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन इस पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि कर्नाटक ने इनके बजरंग बली को ठुकरा दिया है। जब बजरंग बली को ठुकरा दिया है तो जय श्री राम की क्या औकात। निश्चित रूप से धार्मिक ध्रुवीकरण का इनका मंत्र काम नहीं आएगा, जैसा कि 2014 और 2019 में काम आता रहा है। अब अगर काम आएगा तो विकास का मुद्दा, गरीबी उन्मूलन का मुद्दा, बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा, इस राष्ट्र की मौलिक समस्याओं को हल करने का मुद्दा ही किसी को प्रधानमंत्री बनाएगा और किसी को प्रधानमंत्री पद से हटाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।